अभी बूझल नहीं है, भबकत थे। घरे में देखले हो बाजा जे अब तो बिजली आ गई ले घरे। पहले हमन छोट रहली, लालटेन जला के घरे में गांव में पढ़त रहली। तो जब तेल जब खत्म होए लगे लालटेन का, तब भबके लगे लालटेन। ये बात सही है कि नहीं है? तब फिर हमन कहल जा कि बाबूजी अब तेल ये लालटेन हमारे बुझा भबकत थे। तो वह आरजेडी के लालटेन का हालत हो गई बहन भाई, भबकत थे, ये बार बुझा दे जाए। आज मैं आया हूं तो मिथिलेश जी तिवारी के लिए आया। बहन भाइयों, मिथिलेश तिवारी हमारे छोटे भाई की तरह है। और आज से मिथिलेश तिवारी के साथ रिश्ता नहीं है, पिछले कई वर्षों से। मिथिलेश तिवारी के अंदर मैंने देखा है कि इनके अंदर आग है, कुछ कर गुजरने की तड़पन है। और मैंने आज के कई वर्ष पहले कहा था कि मिथिलेश तिवारी इस प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के भविष्य में नेता बनेंगे। और आपने देखा कि प्रदेश के नेता तो बन गए। और मैंने यह भी देखा है कि पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ जाति पाति पंथ से ऊपर उठकर बराबर मिथिलेश तिवारी ने काम किया है। इनका जब आमंत्रण मिला कि मुझे यहां आना है, सार्वजनिक सभा को संबोधित करना है, तो मुझे आनंद की अनुभूति हुई। लगातार 2 महीने से दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत, पूरब भारत, पश्चिम भारत सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहा हूं। अब जानते हैं क्या हालत हो गई है, चेहरे की और मोहरे की दोनों। इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मैंने तय किया कि मिथिलेश जी का सवाल है, इसलिए मैं जाऊंगा। और आप लोगों से मिलके सचमुच हमें बहुत खुशी है। और हम समझते आप लोग भोजपुरी भाषा समझत हुई हैं को मजे में। ये मत समझिया कि मन दिल्ली चल गए तो भोजपुरी भुला गए लोग। वैसे हम विदेश भी जाइला, अक्सर विदेश जाए के पड़ला डिफेंस मिनिस्टर के, क्योंकि लोगन के साथ, दुनिया के देशन के साथ एक अपन रक्षा का संबंध बनावे का कोशिश करे के पड़ला। चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन, रूस हो, बहुत सारे अन्य देश हैं। तो वहां भी बहुत सारे भारतीय मिलते हैं। तो जहां वहां भोजपुरी मिल जाना तो हम अपना भोजपुरिया शुरू कर देंगे। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, देखिए लंबे समय से मैं इस भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं और 2 बार भारतीय जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक अकेली राजनीतिक पार्टी है जो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करती है। हमारी विश्वसनीयता आप जानते हैं, मैं जानता हूं, अब मैं भी जानता हूं, नेताओं पर से लोगों का विश्वास पहले बिल्कुल समाप्त होता जा रहा था। गांव में भी देखले हो बाजा कि जे तनी इधर उधर का बात करे तो लोग कहीं नेता है, ये झूठ तनी बोले, झूठ सच बोले, बड़ा लबारी हो तो कहिए कि नेता बनी। बहनों भाइयों, वह धारणा बदल गई। भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की ऐसी राजनीतिक पार्टी, हमारे यहां कोई व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है, कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन पार्टी का जहां तक सवाल है, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, हम लोग जो अपने घोषणा पत्र में कहते हैं उसका अक्षरशः पालन करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1951 में जब जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे हम लोग,
उस समय हमारे नेताओं ने कहा था, जिस दिन संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर जिसको धारा 370 के तहत विशेषाधिकार मिला हुआ है, उसको हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा, आपने ही संसद के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बहुमत दे दिया। और बहनों भाइयों, जो कहा था 51 में बहुमत मिलने के बाद चुटकी बजाकर धारा 370 समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। कहा था हम लोगों ने 1984 से। मुझे याद है, मैं उस समय छोटा था, जब हम लोग नारे लगाते थे, जब वहां पर ढांचा गिरा था, उसके बाद जो जुल्म कहर ढाया गया था वहां के समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा, बड़ी संख्या में राम भक्त मारे गए थे। तो मैं युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैंने उसके बाद का पहले आंदोलन का नेतृत्व किया था। हजारों की संख्या में लोग साथ खड़े थे। हम लोग लगाते थे नारा, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो बहुत सारे हमारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे, हां हां, राम लला को भी धोखा दीजिए, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बतलाएंगे। बहनों भाइयों, आपने देखा वह 22 जनवरी आ गई। हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और सुन लीजिए मेरी बात, आज भगवान राम अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। लोग यह कहते हैं कि राम राज्य किसे कहते हैं, राम राज्य कैसे भारत में आ जाएगा। बहनों भाइयों, जिस दिन देशवासियों के अंदर कर्तव्य बोध, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य बोध जिस दिन पैदा हो जाएगा, हमें देश के लिए क्या करना है, हमें समाज के लिए क्या करना है, हमें परिवार के लिए क्या करना है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है, जिस दिन यह कर्तव्य बोध लोगों के अंदर पैदा हो जाएगा, उसी दिन मैं मान लूंगा भारत में राम राज्य आ गया। राजनेता भी इस काम को कर सकते हैं। कैकेयी के अंदर कर्तव्य बोध नहीं था, अधिकार बोध था। हमारा ही बेटा, हमारी कोख से जन्मा बेटा ही सिंहासन पर बैठना चाहिए। 14 वर्ष तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को वनवास झेलना पड़ा। बहनों भाइयों, मैं अधिकार बोध की बात नहीं कर रहा हूं, कर्तव्य बोध। जिस दिन अधिकांश लोगों के अंदर पैदा हो जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। हम लोगों ने यह भी कहा था, हम आएंगे तो 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। लोग आरोप लगाते थे, कहते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, हिंदू मुसलमान, एक बार हिंदू मुसलमान के नाम पर भारत का विभाजन हो गया, फिर हिंदू मुसलमान के नाम पर यह देश को बांटना चाहते हैं। बहने भाइयों, मैं साफ कर देना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री और हमारी पूरी पार्टी जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हम राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति हम करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। हमने 3 तलाक को समाप्त करने की बात कही। कहे भाई, आप मुस्लिम धर्म के मामले में आप क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस के लोगों ने आलोचना की, आरजेडी वालों ने आलोचना की। मैं साफ कर देना चाहता हूं कांग्रेस के दोस्तों को, आरजेडी के दोस्तों को, मां बहन बेटी, चाहे वो अपनी भारत की है तो दुनिया किसी देश की है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वह ईसाई हो, यहूदी हो, भारत के रहने वाले लोग बराबर उसे अपनी मां, बहन और बेटी ही मानते हैं। भारत दुनिया का अकेला देश है जहां के ऋषियों और मनीषियों ने यत्र नारायस्तु पूज्यन्ते तत्र देवाः रमन्ते,
यह संदेश दुनिया को विश्व के किसी धरती से गया है तो केवल और केवल भारत की धरती से गया है। 3 तलाक की बात कही थी, हम लोग समाप्त करेंगे। क्या तमाशा था? आप किसी से शादी करिए, 3 दिन के बाद 3 बार केवल तलाक 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 बोल दीजिए, छुट्टी कर दीजिए। कौन इसे बर्दाश्त करेगा? हम लोगों ने कहा वोट मिले अथवा न मिले, सरकार जाए भाड़ भाड़ में, हमको देश बनाने की राजनीति करनी है। आपने देखा कि संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलते ही 3 तलाक की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। ऐसे कई कदम हैं, कई कदम हैं। हमारे लिए जो भी भारत के नागरिक हैं सभी भाई भाई हैं, हम अलग अलग नजरिए से नहीं देखेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता हम लागू करेंगे। कोई कहे कि नहीं मैं मुस्लिम हूं इसलिए हमारा कानून अलग होगा, कोई कहे मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए हमारा अलग होगा, कोई कहे मैं यहूदी हूं भारत में इसलिए मेरे लिए कानून अलग होगा। भारत एक राष्ट्र है, भारत में भी रहना है तो भारतीय मूल्यों के प्रति आपकी आस्था चाहिए। बहनों भाइयों, किसी चीज से हम लोगों ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं गृह मंत्री था, गृह मंत्री बने कुछ ही समय हुए थे कि मुझे जानकारी मिली कि मोहन का टीला बोलते हैं, मोहन का टीला दिल्ली में आके कुछ लोगों ने बताया कि साहब पाकिस्तान से कुछ लोगों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, उसमें सिख भी हैं हिंदू भी हैं, एक आध कोई क्रिश्चियन परिवार भी था जो पहले भारत के नागरिक थे, डिवीजन में उधर हो गए थे। आकर बतलाया कि साहब एक बार चल के जा देख लीजिए किस प्रकार की जलालत की जिंदगी जी रहे। बहनों भाइयों, एक शौचालय, उसमें जाने वाले 50 लोग, एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर 8-8, 10-10 लोग, पुरुष और नारी सब साथ रहते। आकर मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, प्रधानमंत्री जी अब नागरिकता का बिल बनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा गो है। और बहने भाइयों, नागरिकता का कानून मैंने बनाया। लोकसभा में उस समय पास भी हुआ था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण यह पारित नहीं हो पाया। लेकिन मैं मानता हूं सर्वसम्मत पारित हो जाना चाहिए था। लेकिन बाद में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बने, फिर से वह बिल लेकर वह संसद में आए और संसद के दोनों सदनों में डंकों की चोट पर वह पास हो गया। यह सब काम अन्य राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकती, केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आरजेडी या कांग्रेस, बहनों भाइयों, एक परिवार की चिंता करते हैं, देश की चिंता इधर नहीं है। एक एक परिवार के 4-4 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। ना यदि फेंक देवा जा, मैंने फेंक दे का मतलब ऐसा नहीं उठा फेंक दिया, ओट ओट मत दिया जा, अपने आप फेंका जाइए। ये परिवारवादी पार्टियां, इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। चुनाव चिन्ह देखिए, परमात्मा ने कभी लालटेन रखा नहीं, नहीं अभी बूझल नहीं है, भबकत थे। घरे में देख ले हो बाजा जे अब तो बिजली आ गई ले घरे, पहले हमन छोट रही लालटेन जला के घरे में गांव में पढ़त रही, तब जब तेल जब खत्म होए लगे लालटेन का, तब भबके लगे लालटेन। ये बात सही है कि नहीं है? तब फिर हमन कहल जा कि बाबूजी अब तेल ये लालटेन हमारे बुझा भबकत थे, तो वह आरजेडी के लालटेन का हालत हो गई बहन भाइयों, भबकत थे, ये बार बुझा दे किरासन बंद है। अच्छा है, बस ठीक है। तो यह हाल है।
अब पंजे का जहां तक सवाल है कांग्रेस का, बहनों भाइयों, मुझे तो लगता है, पता नहीं आपको क्या लगता है, मैं नहीं जानता हूं, कांग्रेस की हालत इतनी पतली होती जा रही है, इतनी पतली होती जा रही है, और कांग्रेस के खेवनहार ऐसे भारत माता के सपूत हैं राहुल गांधी। कि उन्होंने यह कहा, राहुल गांधी जी ने भाषण देते हुए, हमारी माने क्या बोलेंगे उसको, पिताजी की माताजी भी प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी, हमने उसमें भी सिस्टम को देखा है, अपने पिताजी के साथ भी हमने सिस्टम को देखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री हुए तब भी मैं उनके घर जाता था, सिस्टम को मैंने देखा। सिस्टम पिछड़ा विरोधी है, गरीब विरोधी है। लानत है ऐसे लोगों को, बहनों भाइयों। इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया उन्होंने कि उनके शासनकाल में जो सिस्टम विरोधी था, सिस्टम बना था, वह गरीबों का विरोधी था, दलितों का विरोधी था, पिछड़ों का विरोधी था। हमारे प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है, वह पिछड़े वर्ग से आते हैं, कोई हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनको तो आरक्षण है ही। जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनके लिए भी 10% का आरक्षण आजाद भारत में देने की हिम्मत यदि कोई कर पाया है तो नरेंद्र मोदी जी कर पाए। हम लोगों को कोई नहीं कह सकता कि हम लोग कोई भेदभाव करते हैं। आयुष्मान भारत की सुविधा भी हम दे रहे हैं गरीबों को। इस बार जो इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी, पिछली बार भी मैं ही था, उसके पहले तो अध्यक्ष मैं ही था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजनाथ जी, अध्यक्षता की जिम्मेदारी आप ही संभालिए और आप ही इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाइए। कहा उन्होंने मुझे, आप ध्यान दीजिएगा, सभी जातियों के लोग, चाहे किसी भी इनकम ग्रुप के हों, कोई भी आमदनी हो, चाहे लाखपति हो, करोड़पति हो, या एकदम बिल्कुल जिसे कहा जाए कौड़ीपति हो, उनके घर में यदि कोई 70 साल का अथवा उसके ऊपर का पुरुष या महिला होगी तो 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। अब आप कल्पना कर सकते हैं, आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, कितनी दवा का एक कौड़ी नहीं लगने पाएगा। छोटी छोटी चीजों की चिंता की। कोरोना का संकट था, बहनों भाइयों, कोरोना के दौरान भारत में कोरोना का टीका नहीं बनता था, नहीं बनता था, वैक्सीन जिसे बोलते हैं। प्रधानमंत्री रातों रात पहुंच गए, वैज्ञानिकों के साथ बैठक की, उन्होंने कहा जो खर्च होगा, जो भी लगेगा, जो सुविधा चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूं। महीने, 1.5-2 महीने के अंदर आप कोरोना का वैक्सीन तैयार करो। बहनों भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया, कमाल किया। और यहां जितने खड़े हैं, जितने बैठे हैं, मैं कह सकता हूं इसमें शायद कोई ऐसा नहीं होगा जिसको कम से कम कोरोना का 2 टीका न लगा हो। 140 करोड़ देशवासियों को कोरोना का टीका 2-2 बार लगा है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ है। और केवल भारत में रहने वाले लोगों को 2-2 डोज कोरोना का टीका हम लोगों ने नहीं लगाया है, बल्कि दुनिया के 100 देशों को, 100 से अधिक देशों को कोरोना का टीका की देकर उनकी सहायता करने का काम किसी ने किया है तो भारत ने किया है। यह है भारत। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, आप सभी लोग जानते हैं। 2 साल हो गए, लगातार रूस की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइल, यूक्रेन की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइल चल रही है। जब युद्ध शुरू हुआ, बहुत सारे हमारे भारत के नागरिक, बच्चे, जो वहां कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया था, कोई मेडिकल की पढ़ाई करने गया था, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गया था, हजारों बच्चे थे। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता हुई क्या होगा हमारे बच्चों का। एक भी रूस से मिसाइल आकर जहां हमारे बच्चे रहते हैं गिर गई, हमारे बच्चों की जिंदगी चली जाएगी। उनका प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला, मैं साक्षी हूं।
प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से टेलीफोन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से भी टेलीफोन से बात की। बहनों भाइयों, दुनिया के किसी देश का कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो काम नहीं कर पाया वो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। दोनों राष्ट्रपतियों से जो आपस में लड़ रहे थे, दोनों से बातचीत की। भारत के कहने पर 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,500 भारत के बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। माने आप कैसा भारत चाहते हैं? कैसा भारत चाहते हैं? बराबर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, मैं राजनीति बहुत स्वस्थ राजनीति करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री किसी पार्टी का हो, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, वो व्यक्ति नहीं होता, वह संस्था होता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी उन्होंने कहा कि हम गरीबी समाप्त करना चाहते हैं, नियत रही होगी, इंटेंशन रहा होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं गरीबी समाप्त करना चाहती हूं, राजीव गांधी जी ने भी कहा गरीबी समाप्त करना चाहती हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कहा कि हम गरीबी समाप्त करके दम लेंगे। बहनों भाइयों, कोई समाप्त नहीं कर पाया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। नीति आयोग का आंकड़ा है, यह मेरा आंकड़ा नहीं है, हमारी पार्टी का आंकड़ा नहीं है। यह संख्या ऊपर जा चुकी है, लगभग 40 करोड़ के आसपास है। छोटी छोटी चीजों की चिंता करना। हम कहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये आपको मिलती है, चाहे जो कुछ भी हो, कम से कम आपके बीड़ी तंबाकू का तो खर्च चलता होगा। सुरती ठोकते होंगे तो कम से कम वैसे 2 साल 6,000 रुपये में कम से कम 10 साल सुरती खाएंगे। मैं जाने ला यहां बहुत लोग सुरती खाना। अरे एक बोरिया खाद की जरूरत पड़ी, यूरिया का 268 रुपया में एक बोरिया मिलेला, तो जाके कम से कम कितना भलो 6,000 का कई बोरिया, 30 बोरिया यूरिया का खरीद के लिया। अब पहले यूरिया के कारण जो पैदावार कम हो जाए कि भाई है नहीं बा, पैसे नहीं बा, कहां से खरीदे, कितना होगा नहीं नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, एक वजन वाली 10 किलो की कितनी होती है? 400 कितना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं। चुप, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। मैंने यूरिया खाद तो उन्होंने जाके नेट पर देख लिया, पढ़ल लिखल घर में लेके हुआ दिखवा लिया। दुनिया में यूरिया खाद सबसे सस्ती यदि कहीं पर मिलती है तो भारत में मिलती है। दुखाई उठा के देख लिया जा, नेट पर जाके देख लिया, लड़कन के बदला होती। और ये जो है आजकल मोबाइल से तो उन्होंने पैसा जमा करा निकाला कि नहीं? कितना लोग निकालना मोबाइल से, कितना लोग? अरे बाप रे बाप, जय हो बिहार की। मोबाइल से बहनों भाई, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो सीधे मोबाइल से अथवा इंटरनेट से किसी चीज से करते हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला कोई देश है तो उस देश का नाम भारत है। अमेरिका सब पीछे छुट गए। दुनिया में जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उसका 46%, 46% केवल भारत में होता है। यह है भारत की तरह। इंटरनेट सेवा, हमारे नौजवान हैं, इंटरनेट जानते हो ना, काम करते हो ना तुम लोग। इंटरनेट सेवा दुनिया की सबसे सस्ती सेवा यदि कहीं पर है तो भारत में है। यह है हमारा भारत। बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, बहुत ताकतवर भारत बन गया। पहले के हिसाब से मत सोचिएगा। अब ऐसा नहीं है कि जो आतंकवादी आए मार के चला जाए बच जाएगा। आए दिन हर राज्य में कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं होती थी।
मुंबई में इतनी बड़ी आतंकवादी वारदात हुई, ताजमहल पर ही हमला बोल दिया आतंकवादियों ने, बड़ी संख्या में लोग मारे गए, डीआईजी, आईजी और इस स्तर के अधिकारी मारे गए। और वहां के गृह मंत्री कांग्रेस के थे, उन्होंने कहा अरे भाई ये तो आतंकवादी वारदातें होती रहती हैं, लेकिन उरी पुलवामा में जो हुआ था, मुझे याद है मैं गृह मंत्री था, प्रधानमंत्री ने चटपट फैसला किया बहनों भाइयों, और आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं, उस पार भी जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। यह भारत है। तोप, बम, गोले, फाइटर प्लेन सब दुनिया के दूसरे देशों में बनते थे, हम लोग आयात करते थे, उनसे लेते थे। यहां बैठा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, 600 करोड़ रुपए का नट बोल्ट हम लोग बेचते थे बहनों भाइयों, पहले 600 करोड़ का बेचते थे, 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करके आ रहा हूं बहनों भाइयों, मिसाइल भी, बम भी, तोप भी, गोले भी, फाइटर प्लेन में। यह है आपका भारत। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है, देश बनाने के लिए राजनीति करती है। इसलिए मैं आप लोगों से वोट मांगने आया हूं। अब बिजली का है, अब पीएम सूर्य घर आपकी छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपया सरकार देगी। कल्पना करिए कितनी बिजली की बचत होगी, कितनी बिजली की बचत। क्या कभी किसी ने कल्पना किया था कि भारत में यह सब होगा? बहुत सारे लोगों को मुफ्त बिजली, और सोलर पैनल से आपने ज्यादा बिजली पैदा कर ली तो अब बिजली आपकी सरकार खरीद लेगी, आपको पैसा मिल जाएगा। अब यह है भारत। इसलिए मैं आया था, आगे भी अभी हमारी पब्लिक मीटिंग है, तो बहनों भाइयों इधर उधर दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, सीधा देखिए कमल का फूल। कमल का फूल। और यह बात सही है कि लालटेन तो बुझ रही है। कांग्रेस की हालत इतनी पतली हो गई है, इतनी पतली हो गई है, 10 साल के बाद बच्चों से पूछेंगे जानते हो कांग्रेस, तो कहेंगे कौन कांग्रेस। मुझे लगता है कि डायनासोर जब पहले हुआ करते थे, कभी डायनासोर जो है पूरी दुनिया से लुप्त हो गए, वैसे ही अब कांग्रेस भी डायनासोर की तरह भारत की राजनीति से लुप्त हो जाएगी। हालत यही बनती जा रही है इनकी, दिनों दिन हालत पतली होती जा रही है। इनको सोच में बदल लानी पड़ेगी और उनको भी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। झूठ बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती है। सार्थक राजनीति यदि की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है। मैं तो जाता हूं अपनी पब्लिक मीटिंग्स में, मैं डंके की चोट पर प्रेस के दोस्तों को कहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो तो आप अपने अखबारों में उसकी आलोचना कर देना, टीवी पर आलोचना कर देना। हमसे अनजाने में कोई गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूं। जिंदगी भर से मैं कहता चला रहा हूं, विश्वसनीयता, भरोसा, यही हम लोगों की ताकत है। तो बहनों भाइयों, आपको मिथिलेश तिवारी जैसा प्रत्याशी मिला है, पार्टी ने बहुत सोच समझ के इन्हें चुनाव के मैदान में उतारा। जिता देवा पक्का? पक्का? 400 पार पक्का? तो बजा दो जाए एक बार ताली झंझना के, खूब खनखना के। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देखा है कब वो आ गया, कब वो यदि आई तो फिर आप लोगों से भेंट मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।